भाभियाँ, जीजी, बुआ, मौसी, आस पड़ोस और खानदान, कोई तो ऐसा नहीं रहा जिसने मुझे बुरा भला ना कहा हो। पैसों का मुंह देखकर मैंने अपनी बेटी रीता की जिंदगी से खिलवाड़ किया था और गौने की परंपरा को तोड़कर परिवार की मर्यादा तोड़ डाली थी। इसकी सब टिका टिप्पणी कर रहे थे, परंतु अंधविश्वास की अंधेरी खाइयों को पाट कर आज मेरी बेटी जिंदा लौट रही है। लेकिन मुझे सजा के बदले पुरस्कार मिला है, अपने नाती के रूप में। वे क्षण मुझे अच्छी तरह याद हैं जब मैंने प्रताड़नाओं के बावजूद रस्मों के दायरों को खंडित किया था। मैं रसोई में थी, ये पंडित जी का संदेश लाए थे। सुनते ही मेरे अंदर का क्रोध चेहरे पर झलक उठा था। तनिक घूमकर मैं बोली थी, देखिए जी, गौने आदि का झमेला मैं नहीं होने दूंगी। जो करना हो शादी के समय ही कर डालिए। लड़की की विदाई शादी के समय ही होगी। अजीब बेवकूफ़ी है। रीता के पापा तमतमा उठे। जो परंपरा सालों से चली आ रही है तुम उसे क्यों नहीं मानोगी? हमारे यहाँ शादी में विदाई करना फलता नहीं है, सब फलेगा। करके तो देखिए। मैंने पतीली का पानी गैस पर रख दिया था और जल्दी जल्दी चावल निकाल रही थी। जरूर फलेगा, क्योंकि तुम्हारा कहा झूठ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इसीलिए व्यंग का जवाब व्यंगात्मक लहजे में मैंने ही दिया, क्योंकि अब हमारी ऐसी औकात नहीं है कि गौने के पचड़े में पड़कर 1-2 लाख रुपए का खून करें। सीधे से विवाह कीजिए और जो लेना देना हो एक बार ही ले देकर छुट्टी कीजिए। मैंने अपनी नज़रें थाली पर टिका दी और उंगलियां तेजी से चावल साफ करने लगी, कुछ ऐसे ही जैसे मैं परंपरा के नाम पर कुरीतियों को साफ कर हटाने में तुली हुई थी। एक ही विषय को लेकर साल भर तक हम दोनों में बहस छिड़ा रहा। ये परंपरा और मर्यादा के नाम पर झूठी वाहवाही लुटाना चाहते थे। विवाह के साल भर बाद गौने की रस्म होती है और यह रस्म किसी बारात पर होने वाले खर्च से कम में अदा नहीं हो सकती। मैं इस रस्म को जड़ से काट डालने को दृढ़ संकल्प थी। क्षणिक रुक कर ये बोली, रीता की माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? क्या समझूं मैं? बात काटते हुए मैं बिफर उठी। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? 5 लाख रुपए लोन ले लिए, कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर रखे थे, वे भी निकाल लिए, और अब गौने के लिए 2 लाख रुपए का लटका अलग से रहेगा। तो क्या करूं? इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। नहीं होगा तो 1 बीघा खेत ही बेच डालूंगा। क्या कहा? खेत बेच डालोगे? लगा किसी ने मेरे सिर पर हथौड़े का प्रहार किया हो। क्षण भर को मैं इज्जत के ऐसे रख रखाव पर सिर धुनती रह गई। तीखे स्वर में बोली, उसके बाद? कंचन और खुशबू के ब्याह पर क्या करोगी? तुम्हारा और तुम्हारे लाडलों के भविष्य का क्या होगा? तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे लिए 4 बीघा खेत छोड़ कर गए हैं, जो तुम रस्मों के ढकोसलों में हवन कर लोगे? लेकिन तुम्हारे बेटे किसका खेत बेचकर अपनी मर्यादा की रक्षा करेंगे? सत्य का नंगापन शायद इन्हें दूर तक झकझोर गया था। बूढ़ बने ये ताकते रह गए, फिर फीकी हंसी हंस पड़े। तुम तो ऐसे कह रही हो रीता की माँ, मानो 4 ही बच्चे तुम्हारे अपने हों और रीता तुम्हारी सौत की बेटी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सौतेली माँ ही सही, लेकिन मैं गौना नहीं होने दूंगी। शादी करो तब पूरे खानदान को न्योता दो, गौना करो तब पूरे खानदान को बुलाओ, कपड़ा दो, गहना दो, यह नेक करो, वह जोक करो। सिर में जितने बाल नहीं हैं उनसे ज़्यादा कर्ज लादे रहो, लेकिन शान में कमी ना हो पाए। इनके होठों पर विवश मुस्कान फैल गई। जब कभी मैं ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ इसी तरह मुस्कुरा देते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इनके होठों की फड़कन कुछ कहने को बेताब थी, परंतु कह नहीं सके। उठ खड़े हुए और आंगन पार करते हुए कमरे की ओर चले गए। जब से रीता की शादी तय हुई है, शादी संपन्न होने तक यही सिलसिला जारी रहा। ये कंजूसी से ब्याह करके समाज में अपनी तौहीन करवाने को तैयार नहीं थे और मैं रस्मों के खोखलेपन की खातिर चादर से पैर निकालने को तैयार नहीं थी। गौने की रस्म अलग से करनी ही होगी। सदियों से यह हमारी परंपरा रही है। मैं इस थोथेपन में विश्वास करने को तैयार न थी। छोटी ननद के ब्याह पर ही मैंने यह निर्णय करके गांठ बांधी थी। बातें याद आती हैं तो दिल कटकर रह जाता है। ब्याह पर जो खर्च हुआ वह तो हुआ ही। साल भर घर बिठाकर उसका गौना किया गया तो 60,000 रुपये उसमें फूंक दिए गए। गौना करवाने आए
वर पक्ष के लोगों की तथा खानदान वालों की आवभगत करते करते पैरों में छाले पड़ गए। तीस पर भी मुर्गी अपनी जान से गई। खाने वालों को मजा ना आया वाली बात हुई। चारों ओर से बदनामी मिली कि यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। अरे, इससे अच्छी साड़ी तो मैं अपनी मेहरी को देती हूँ। कंजूस, मक्खी चूस तथा इसी से मिलती जुलती असंख्य उपाधियाँ मिली थी। मुझे विश्वास था कि मैं वर्तमान स्थिति और परिवेश में गौना करने में आने वाली कठिनाइयाँ बताकर इन्हें मना कर लूँगी। जल्द ही मुझे इसमें सफलता भी मिल गई। मेरी सलाह इनके निर्णय में परिवर्तित हो गई, किंतु ये नहीं फलता है कि आशंका से यह उबर नहीं पाए। विवाह संबंधी खरीदारी लगभग पूरी हो चुकी थी। रिश्तेदारों और बारातियों का इंतजार ही शेष था। रिश्तेदारों में सबसे पहले आई इनकी रौबदार और दबंग व्यक्तित्व वाली विधवा मौसी कमलम, खानदान भर और पूरे गांव की मौसी। दोपहर का समय था। विवाह हेतु खरीदे गए गहने कपड़े एक एक कर मैं मौसी जी को दिखा रही थी। बातों ही बातों में मैंने अपना फैसला कह सुनाया। सुनते ही मौसी जी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। क्रोध से भरी वे बोली, क्यों नहीं करोगी तुम गौना? दरअसल मौसी जी, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अलग से गौने का खर्च बर्दाश्त कर सकें। मैंने गहनों का बॉक्स बंद कर अलमारी में रख दिया और कपड़े समेटने लगी। अरे वाह, क्यों नहीं है औकात? मौसी जी के नेत्र मेरी तन को सीखने लगे। क्या तुम जानती नहीं कि शादी के समय विदाई करना हमारे खानदान में अच्छा नहीं समझा जाता? लेकिन इससे होता क्या है? होगा क्या, वर या वधू दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। साल भर के अंदर जोड़ा बिछुड़ जाता है। मैं तनिक भी नहीं चौंकी। पालतू कुत्ते की तरह पाले गए अंधविश्वासों के प्रति खानदान वालों की इस मोह से मैं पूर्व परिचित थी। अलमारी बंद कर पायताने की ओर बैठती हुई मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा, लेकिन मौसी जी, हमारे खानदान में शादी के समय विदाई करना अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? इसका भी तो कोई कारण अवश्य होगा। हाँ, कारण भी है। तुम्हारे ससुर जी के चचेरी चाचा की सौतेली बहन हुआ करती थी। विवाह के समय ही उनका गौना कर दिया गया था। बेचारी दोबारा मायके का मुंह नहीं देख पाई। साल की कौन कहे, महीने भर में ही मृत्यु हो गई। अब क्या कहूँ, सास का ख्याल ना होता तो हंस पड़ती मैं। तर्कशास्त्र की अवैज्ञानिक परिभाषा याद हो आई। किसी घटना की पूर्ववर्ती घटना को उस कार्य का कारण कहते हैं। आज वैज्ञानिक धरातल पर भी यह परिभाषा किसी न किसी रूप में जिंदा है, परंतु मुंह जोरी से कौन छेड़े मधुमक्खियों के छत्ते को। मैं सहज स्वर में बोली, लेकिन मौसी जी, उनसे पहले जो विवाह के समय ही ससुराल जाती थी, क्या उनकी भी मृत्यु हो जाया करती थी? अरे नहीं। अपने दाहिने हाथ को हवा में लहराती हुई मौसी जी बोली, उनके तो नाती पोते भी अब नाना दादा बने हुए हैं। उनकी प्रसन्नता मुझसे संभल ना सकी। फिर तो कोई बात है ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कैसे नहीं है कोई बात? मौसी जी गुर्राई। गांव भर में हमारे खानदान का नाम इसीलिए लिया जाता है। दूर दूर के लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी से भी बढ़ चढ़कर गौना होता है। देखने वाले दीदा फाड़े रह जाते हैं। तेरी फूफी सास की गौने में परिवार की हर लड़की को 2-2 तोले की सोने की जंजीर दी गई थी और ससुराल वाली लड़कियों को जरी की साड़ी पहनाकर भेजा गया था। तब की बात कुछ और थी मौसी जी। तब हमारी जमींदारी थी। आज तो 2 रोटियों के पीछे खून पसीना एक हो जाता है। महीने भर नौकरी से बैठ जाओ तो खाने के लाले पड़ जाएं। फिर गौना का खर्च हम कहाँ से जुटा पाएंगे? इसे अपना अपमान समझकर मौसी जी तमतमा कर उठ खड़ी हुई। ठीक है, कर अपनी बेटी का ब्याह। ना हो तो किसी ऐरे गहरे का हाथ पकड़ा कर विदा कर दे, सारा खर्च बच जाएगा। आने दे विजय को, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। जहाँ बहू बेटियों का कानून चले वहाँ ठहरना दुभर है। मौसी जी के नेत्रों से अंगार बरस रहे थे। वे बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ी तो मैं एक बार की सख्ती में आ गई। मैं लपक कर उनके कमरे में पहुंची। वे अपनी साड़ी तह कर रही थी। साड़ी उनके हाथ से खींचकर याचना भरे स्वर में मैं बोली, मौसी जी, आप तो यूं ही राई का पर्वत बनाने लगी। मेरी क्या बिसात कि मैं कानून चलाऊं? अरे तेरी क्या बिसात नहीं है, ना सास है ना ननंद है, खूब मौज कर। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? उनकी आवाज़ में दुनिया जहान की व्यवस्था सिमट गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लगा
किसी ने मेरा सारा खून निचोड़ लिया हो। मैं विनम्र स्वर में बोली, मौसी जी, आज तक कभी भी हम लोगों ने आपकी बात नहीं टाली है। मैं हमेशा आपको अपनी सांस समझकर आपसे सलाह मशविरा करती आई हूँ। फिर भी आप। परंतु मौसी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें आंगन में ले आई और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करने लगी। ये शाम को आए। मौसी जी बैठी हुई थी। दोपहर का सारा किस्सा मैंने सुना डाला। ये हारे हुए जुआरी की स्वर में बोली, तब तब क्या? मैं बोली, 1 लाख रुपए मौसी जी से बतौर कर्ज ले लीजिए। 60-70 हज़ार रुपए चाचा जी से ले लेना। मिला जुला कर किसी तरह कर दो गौना। अब मैं क्या कहूँ? अब बेटी मेरी है, उन्हें क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? मेरा रौस उमड़ आया। जब बेटी की ब्याह की हर रस्म उन लोगों की इच्छा अनुसार होगी तो खर्च में भी सहयोग करना उनका फर्ज बनता है। मेरे व्यंग को इन्होंने ताड़ लिया था। बिना उत्तर दिए तौलिया उठाकर बाथरूम में घुस गए। रात में भोजन करने के बाद ये और मौसी जी बैठक में चले गए। बच्चे अपने कमरे में जा चुके थे। मैं भी अपने कमरे में आकर पड़ी रही। दिमाग की नसों में भीषण तनाव था। सहसा मैं चौंक पड़ी। मौसी जी का स्वर वातावरण में गूंजा, अरे विजय, तेरी बहू कह रही थी कि गौना नहीं होगा। अब बता भला, जब विवाह में विदाई करना हमारे यहाँ फलता है ही नहीं, तब भला गौना कैसे नहीं होगा? अब तुमसे क्या छिपाना मौसी। यह स्वर इनका था। मैं सरकारी नौकर जरूर हूँ, लेकिन खर्च इतना ज़्यादा है कि पहले ही शादी में 5 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ गया। 2 और बेटियां बिहानी हैं, सो अलग। 20-30 हज़ार रुपए से गौने में काम चलना नहीं है, और इतने पैसों का बंदोबस्त मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मौसी जी के मीठे स्वर में कड़वाहट घुल गई। अरे, तो क्या बेटी को दफनाने पर ही तुले हो तुम दोनों? इसे तो अच्छा है कि उसका गला ही घोट डालो, शादी का भी खर्च बच जाएगा। अरे नहीं मौसी जी, तुम समझी नहीं। गौना तो मैं जरूर करूँगा ही। देखो ना, विवाह से पहले ही मैंने गौने का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगले साल बैसाख में दिन पड़ता है। सच? मौसी जी चहक पड़ी। और नहीं तो क्या, 1 लाख रुपए तुम दे दो, 60-70 हज़ार रुपए चाचा जी से ले लूँगा, कुछ यार दोस्तों से मिल जाएगा, ठाठ से गौना हो जाएगा। क्या 1 लाख रुपए मैं दे दूँ? मौसी जी इस तरह उछली मानो चलते चलते पैरों के नीचे सांप आ गया हो। अरे मौसी, खैरात थोड़े ही मांग रहा हूँ, पाई पाई चुका दूंगा। वह तो ठीक है, लेकिन इतने रुपए मैं लाऊंगी कहाँ से? मेरे पास रुपए धरे हैं क्या? मेरी आंखें उल्लास से चमकने लगी। भला मौसी को क्या पता था कि परंपरा की दुहाई उनकी भी परेशानी का कारण बनेगी। मैं दम साधे सुन रही थी। इनका स्वर था, अरे मौसी, दाई से कहीं पेट छिपा है? तुम हाथ झाड़ दो तो जमीन पर नोटों की बौछार हो जाए। मुझे सब मालूम है। अरे बेटा, मौत के कगार पर खड़ी होकर मैं झूठ बोलूँगी? लोग पराई लड़कियों का विवाह करवाते हैं और मैं अपनी ही पोती के ब्याह पर कंजूसी करूँगी? लौटाने की क्या बात है? जैसे मेरा अमर है, वैसा तू भी मेरा बेटा है। मेरी हंसी फूट पड़ी। लच्छेदार शब्दों के आवरण में मन की बात छिपाना कोई मौसी जी से सीखे। भला उनकी कंजूसी से कौन ना वाकिफ था। क्षणिक मौन के बाद इनकी थकी सी आवाज़ फिर उभरी, तब तो मौसी, अब इस परंपरा का गला घोटना ही होगा। ना मैं इतने रुपए का जुगाड़ कर पाऊंगा और ना ही गौने का झंझट रखूंगा। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? जो तुम अच्छा समझो। जाने किस आघात से मौसी जी की आवाज़ को लकवा मार गया और वह गोष्ठी समाप्त हो गई। दूसरे दिन चाचा जी का भी सदल बल पर्दापण हुआ। परंपरा और रस्मों के खंडन की बात उन तक पहुंची तो वे भी आग बबूला हो उठे। विजय, यह क्या सुन रहा हूँ? मैं भी शहर में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी तुमसे भी ऊंची है, लेकिन हमने कभी अपने पूर्वजों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई। तुम लोग लड़की की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये बोले थे। गौने के लिए तो मैं खूब परेशान हूँ, लेकिन करूँ क्या? आप लोगों की मदद से ही कुछ हो सकता है। चाचा जी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लटक गया। उनकी परेशानी पर मन ही मन आनंदित होते हुए ये बोले, मैं चाहता था यदि आप 1-1.5 लाख रुपए भी बतौर कर्ज दे दे तो शेष इंतज़ाम मैं खुद कर लेता और किसी तरह गौना कर ही देता। आप ही के भरोसे में बैठा था। मैं जानता हूँ कि आप पूर्वजों की मर्यादा को खंडित नहीं होने देंगे। चाचा जी का तेजस्वी चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी।
थूक निगलते हुए बोले, तुम तो जानते ही हो कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। फंड का जो रुपया मिला था उससे मकान बनवा लिया। मेरे पास अब कहाँ से रुपए आएंगे। सुनते ही ये अपना संतुलन खो बैठे। क्रोधावेश में इनकी मुट्ठियाँ भींच गई, परंतु तत्काल अपने को संभालते हुए सहज स्वर में बोले, चाचा जी, जब आप लोग एक कौड़ी की सहायता नहीं कर सकते, फिर सामाजिक मर्यादा और परंपरा निर्वाह के लिए हमें क्यों परेशान करते हैं। यह कहाँ का न्याय है कि इन रस्मों के पीछे घर जलाकर तमाशा दिखाया जाए। मुझ में गौना करने की सामर्थ्य ही नहीं है। इतना कहकर ये चुप हो गए। चाचा जी निरुत्तर खड़े रहे। उनके होठों पर मानो ताला पड़ गया था। थोड़ी देर पहले जो रीता के परम शुभचिंतक बने हुए थे, अब अपनी अपनी बगले झांक रहे थे। अब कोई व्यक्ति मेरी बेटी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला नहीं था। आज रीता भरी गोद से सही सलामत अपनी मायके लौट रही है। रस्मों की निरर्थकता रस्म प्रेमियों को मुँह चिढ़ा रही है। शायद वे भी कुछ ऐसा ही निर्णय लेने वाले हैं। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। सुबह के 8 बज रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लक्ष्मी ने अपने पति सुमित के लिए चाय लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी और चुपचाप पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। सुमित ने लक्ष्मी के मुरझाए चेहरे पर दृष्टि डाली। लगता था वह अभी अभी रोकर उठी है। सुमित रोजाना ही लक्ष्मी को उदास देखता था। वैसे लक्ष्मी रोती बहुत कम है। वह समझता है कि लक्ष्मी के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसीलिए उसने पूछकर लक्ष्मी को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं। लक्ष्मी के स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती है कि उन्हें इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ ही नहीं पाती, और पिताजी को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, किंतु उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। सुमित चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा तो लक्ष्मी धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतज़ार में मत बैठी रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। लक्ष्मी ने चाय नहीं पी। गोद में हाथ रखे और खिड़की से बाहर देखती रही। काश वह भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र होती। लक्ष्मी के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वे उसे फीस का जिक्र ही नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने पास से दे देते। अंजाम यह हुआ कि वे जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली। जो थोड़ा बहुत धन था वह खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी बहन होने के नाते लक्ष्मी ने घर का भार संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। छोटी बहन रीमा मेडिकल कॉलेज के 4थे साल में थी और भाई संकेत बीएससी के 2nd ईयर में। सुमित ने जब लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक रीमा पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती तब तक विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर सुमित ने आश्वासन दिया था कि विवाह में वह कुछ खर्च ना होने देगा और विवाह के पश्चात भी लक्ष्मी अपना पगार घर में देने के लिए स्वतंत्र होगी। सुमित का यह तर्क था कि वह एक मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। यह तर्क लक्ष्मी को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय सा पाती थी। उसने सोचा यदि उसे सुमित जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएगी। फिर भी लक्ष्मी की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण सुमित से उसके माता पिता को बहुत सी आशाएं होंगी और इसीलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर सुमित ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वे दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। सुमित के पिता मनोज कुमार एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर ना उठ सके थे। सुमित उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी बहुत ऊंचा उठ गया था। सुमित सोचता था कि
उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने संतुष्ट हैं कि लक्ष्मी के पगार की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यह उसकी भूल थी जिसे वह अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज के लिए केवल इसीलिए किया था कि बहू अपने पगार से वह कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई तो वे क्षुब्ध हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया। सुमित कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ कुसुम अपने पलंग पर लेटी हुई थी। मनोज कुमार पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। सुमित बोला, माँ, लक्ष्मी कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं, चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? लक्ष्मी पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊँगी। मैं तेरी माँ हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊँ? क्या करूँ, उम्र से मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं लक्ष्मी को रोटी बनाने देती? वह तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है सुमित? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस लेकर माँ बोली, माँ बाप बेटे का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। अमरनाथ जी 10 लाख रुपए नगद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती है वह क्या आपको रस निकाल कर देती? कार में उसी मूवी दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधा से ज़्यादा पगार स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसकी उल्हाने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ होता तो क्या होता? यदि लक्ष्मी कुछ लाई नहीं तो वह अपने ऊपर खर्च भी तो नहीं कुछ कराती। तुमसे इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि यह समस्या कैसे हल हो। कुसुम के पास जो समाधान था वह उसके बिना बताए भी सुमित जानता था, सो वह चुप रही। सुमित ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो। माँ रीमा ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। संकेत भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ लक्ष्मी का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वह नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वह इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। सुमित हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती हैं माँ? रीमा डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलनी ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तभी लक्ष्मी 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर आई। सुमित हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कर रही थी, लक्ष्मी तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई, अब पी लो। लक्ष्मी ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता, सुमित का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। विवाह के पश्चात लक्ष्मी ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि सुमित ने उसे जो आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी यह नहीं कहा कि सुमित के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही धन खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं है कि वह अपने बहन भाई को योग्य बनाने में सहायता करे? वह तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाती है। कभी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती है, पर उसके माथे पर सिकन तक नहीं आती थी। लक्ष्मी ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख सुमित उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वह अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते हैं कि वह अपने बहन भाई के ऊपर जो धन खर्च करती है वह उनके अधिकार का अपहरण है। लक्ष्मी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसे सांस की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि
मनोज कुमार जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तब एक स्कूटर वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। लक्ष्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। ससुर बेहोश पड़े थे। लक्ष्मी कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर ले आई। उसने जल्दी से रीमा को फ़ोन किया। रीमा ने कहा कि वे चिंता ना करें, वह जल्द ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। लक्ष्मी ने छुट्टी के लिए स्कूल फ़ोन कर दिया और घर आकर हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी रीमा आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। रीमा अपनी स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे हॉस्पिटल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी हॉस्पिटल में भर्ती होने आया है तो उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण कुसुम को लग रहा था कि वह शक्ति रहित होती जा रही है। सारे हॉस्पिटल में एक हलचल सी मची हुई थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में लक्ष्मी आकर सांस को धीरज बंधाने का प्रयत्न करती। सुमित ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। लक्ष्मी ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। संकेत न्यूज़ पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भाग दौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी। 5-6 घंटे बाद मनोज कुमार कमरे में लाए गए। रीमा ने बार बार लक्ष्मी की सांस को तसल्ली दी कि मनोज कुमार जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। कुसुम ने कमरे के चारों ओर देखा। हॉस्पिटल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब संकेत बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटे होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? लक्ष्मी हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रक्त दिया है ना, इसीलिए यह बढ़ चढ़कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुन कुसुम की आंखें छलछला आई। वे सोच रही थी कि यदि लक्ष्मी ने बहन की पढ़ाई में सहायता ना की होती तो क्या आज रीमा डॉक्टर होती? क्या उसके पति को यह सुविधाएं मिल पाती? अमरनाथ जी का पुत्र क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? मनोज कुमार जब घर आए तब तक कुसुम की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन करा के वे लक्ष्मी के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी उन्हें संकेत के आने की आवाज़ सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। संकेत ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहला पगार मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर कुसुम चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब शीघ्र डब्बा खोलिए, संकेत ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो कुसुम स्तब्ध रह गई। डबडबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया यह साड़ी पहनूंगी। अपने जीजी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और संकेत ने कुसुम का हाथ अपने सिर पर रख लिया। कुसुम हंसे बिना न रह सकी। तू तो बड़ा सातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो, मैं तो कामना करती हूँ। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।